कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। आहा, उठा लीजिए सर। ये दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। है वाह। जैसे बहते हुए पानी पानी पे हो पानी पानी लिखना। कुछ भी लिखने का मुरादाबाद के हुनर उमरी तुझको गांव में अगर 1 मिल जुलाई जाए। 1942 को जन्मे कुछ भी डॉक्टर लिखने कुंवर का बेचैन हुनर जब मंच तुझको पर आते हैं अगर तो मिल अपने गीतों से जाए। समा बांध इश्क देते को हैं। अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। चार पंक्ति। कुंवर बेचैन साहब कविता की दुनिया की ऐसी शख्सियत हैं जिनकी रचनाओं में सामाजिक भेदभाव और नफरत के माहौल को लेकर बेचैनी झलकती है, जिनकी कविताओं में प्रेम का सौंदर्य है, व्यवस्था की विद्रूपताओं पर तीखा व्यंग्य है और मुस्कुराते हुए गंभीर से गंभीर बात कह देने की अद्भुत कला है। बचपन से ही तमाम तकलीफें और एकाकीपन का दर्द झेलने वाले कुंवर बेचैन साहब का मूल नाम कुंवर बहादुर सक्सेना है। हिंदी के विद्वान और तमाम नए कवियों के गुरु रहे 79 साल के कुंवर बेचैन साहब ने 35 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, अनेक सम्मानों से नवाजे गए हैं और उनके कामकाज पर करीब 30 शोध ग्रंथ हैं। कुंवर साहब ने गज़लों और गीतों को समसामयिक संदर्भों में पेश करते हुए आम आदमी से जोड़ा है और उन्हें गोपाल दास नीरज की परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। गीत, कविता और गज़ल की तमाम विधाओं में अपनी खास पहचान बनाने वाले कुंवर बेचैन का लेखन बदस्तूर जारी है। उनकी सक्रियता और सादगी उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। कुंवर बेचैन एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। ये गीत मन की घुटन को बाहर निकाल करके वो बासंती पवन के आमंत्रण का गीत है। सुने। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं, ओ वासंती पवन हमारे घर आना। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं, जड़े हुए थे ताले सारे कमरों में, धूल भरे थे आले सारे कमरों में, उलझन और तनावों के रेशों वाले पूरे हुए थे जाले सारे कमरों में। बहुत दिनों के बाद सांकलें डोली हैं, ओ वासंती पवन हमारे घर आना। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं, एक थकन सी थी नभ भाव तरंगों में, मौन उदासी थी वाचाल उमंगों में, मौन उदासी थी वाचाल उमंगों में। लेकिन आज समर्पण की भाषा वाले, लेकिन आज समर्पण की भाषा वाले, मोहक मोहक प्यारे प्यारे रंगों में। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद खुशबुएं घोली हैं, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। पतझर ही पतझर था मन के मधुवन में,
गहरा सन्नाटा सा था अंतर मन में, लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुडेरी पर, लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुडेरी पर, चिंतन की छत पर भावों के आंगन में, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद चिड़ैयाँ बोली हैं, बहुत दिनों के बाद चिड़ैयाँ बोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियाँ खोली हैं। शीर्षक है राजमुकुट। अच्छा ही हुआ तुमने मुझे राजा नहीं बनाया, अच्छा ही हुआ तुमने मुझे राजा नहीं बनाया, और रखा रहा राजमुकुट तुम्हारे टूटे कंधों पर। अच्छा ही हुआ तुमने मुझे राजा नहीं बनाया, और रखा रहा राजमुकुट तुम्हारे टूटे कंधों पर। मेरी कामनाओं को कितने सपने दे दिए थे तुमने टूटने के लिए, मेरी कामनाओं को कितने सपने दे दिए थे तुमने टूटने के लिए। उस दिन जब मेरा सपना चर्र से टूट कर गिर गया था धरती पर, उस दिन जब मेरा सपना चर्र से टूट कर गिर गया था धरती पर, तो तुम ही आए थे उस शाख को उठाने के लिए जो तुम्हारे ही द्वारा तोड़ कर गिराई गई थी। मैं समझा कि तुम गिरे को उठाने आए हो, मैं समझा कि तुम गिरे को उठाने आए हो, किंतु तुम आए थे उसको अपने घर ले जाने के लिए, ताकि तुम उसे आग में जलाकर राख कर सको। सुनो, ये तो तुम जानते ही होगे कि राजमुकुट में सोना होता है। सुनो, ये तो तुम जानते ही होगे कि राजमुकुट में सोना होता है, और सोना चाहे राजमुकुट में हो या आँखों में सुलाता ही है, और सोना चाहे राजमुकुट में हो या आँखों में सुलाता ही है। इसलिए अच्छा ही हुआ तुमने मुझे राजा नहीं बनाया, और रखा रहा राजमुकुट तुम्हारे टूटे कंधों पर। बिल्कुल नकारात्मक स्थितियों में से सकारात्मक स्थितियों को निकालने की कोशिश की है। हम सभी जानते हैं कोई व्यक्ति किसी को चोटें पहुंचाता है तो वो उनका शुक्रिया अदा नहीं करता, लेकिन मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि जानता हूँ आप लोगों की तरह से ही कि जब तक पत्थर पर चोटें नहीं पड़ती तब तक वो मूर्ति नहीं बन पाता। अब कहता हूँ, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ए नींद आज तेरे न आने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, एक दुख आता है चला जाता है, एक अनुभव देकर चला जाता है। सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। अगर रास्ते में विरोध नहीं होते तो व्यक्ति ऊंचा नहीं उठता। इस बात को मैंने इस ढंग से कहने की कोशिश की है, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियाँ, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। और अंतिम शेर इसका प्रस्तुत कर रहा हूँ, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, ये बात है तो सारे ज़माने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया।
शीर्षक है पंक्ति जहाँ की तहाँ है। दिन एक राशन की दुकान की तरह खुलता है और मुँह सवेरे से पंक्ति में खड़े पिचके पेटों की पसलियाँ उभर कर देखने लग जाती हैं उस दुकान को। खाली थैले एक नई आस जमा लेते हैं अपने मन में। उन्हें याद आने लगते हैं गेहूं के दाने, चावल के कुछ किनक, चीनी की किनकियाँ और कुछ भी और बहुत कुछ। पंक्ति जहाँ की तहाँ है, बिल्कुल वहीं जहाँ थी, एक अंगुल भी आगे नहीं बढ़ती, एक भी अंगुल। पंक्ति खुद ही हैरत में है कि आगे क्यों न बढ़ सकी। अचानक दो हाथ आते हैं और दुकान के दरवाजे पर टांग जाते हैं एक तख्ती जिस पर लिखा है आज राशन ख़त्म है। काश तख्ती केवल मैं बेजान न होती तो वो दहाड़ दहाड़ कर कहती मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे मारो, मुझे पीटो, मैं वो हूँ जो राशन ख़त्म होने की नहीं वरन आदमी को ख़त्म होने की सूचना दे रही हूँ। फिर भी दिन एक राशन की दुकान की तरह खुलता है और मुँह सवेरे से पंक्ति में खड़े पिचके पेटों की पसलियाँ उभर आती हैं उसे देखकर। 3 नवंबर 1982 को ये कविता मैंने लिखी थी। शीर्षक है सूखा रंग हूँ मैं। तुमने मुस्कान बनकर मुझे ढूंढना शुरू तो किया, मगर तब जबकि उससे पहले कोई समस्या मुझे चुरा कर ले गई थी। समस्या जिसे खुद ही नहीं पता था कि वो किधर जाएगी। मुझे भी घुमाती फिरी इधर उधर। वो मुझे बच्चे की तरह कभी अपनी पीठ पर, कभी पेट पर और कभी बगल में दबाए हुए फिरती रही। वो मुझे बच्चे की तरह कभी अपनी पीठ पर, कभी पेट पर, कभी बगल में दबाए हुए फिरती रही। एक दिन वो मुझे एक बस की सीट पर रखकर चली गई फिर लौटने के लिए, और मैं पड़ा रहा एक सीट पर काफ़ी देर तक पोटली की तरह। हुआ ये कि जहाँ मैं रख दिया गया था वहाँ एक बालक, जिसे शायद उसकी भूख रुला रही थी या फिर वो भी किसी समस्या के द्वारा चुराया गया था, रो पड़ा। उसकी आँखों से 2 आंसू की बूंदें गिर पड़ी मुझ पर टप से, और तब मुझ में जो कुछ अदृश्य था स्पष्ट हो गया, बहुत चुपचाप, बहुत चुपके से। समस्या नहीं जानती थी कि मैं भी हर आदमी की तरह एक सूखा हुआ रंग हूँ जो 2 बूंद पानी पड़ते ही अपने आप को जाहिर कर देता है। मुझे जाहिर होना था सो मैं हो गया। पहले मैं लाल रंग बना, फिर लाल खून और फिर काला धब्बा। समस्या लौट कर तो आई मगर मुझे पहचान नहीं सकी। वो मुझे हंसकर ढूंढना चाहती थी और मैं रोकर सूख भी चुका था। सुनो, मुझे खोजना है तो हंसी से नहीं आंसू से खोजो, क्योंकि मैं एक सूखा हुआ रंग हूँ और सूखा रंग हंसी के ठहाकों से उड़ तो सकता है, जाहिर नहीं होता। जाहिर तो वो आंसू की 2 बूंदों से ही होता है। हाँ, आंसू की 2 बूंदों से ही। लो, तुमने तो नाम भी दे दिया उसका। नाम? क्या नाम दिया भला? ओ, संवेदना। ठीक ही कहते हो तुम। ये संवेदना ही है जो दूसरों के दुख को समझ पाती है। हाँ, संवेदना। शीर्षक तुम अपनी छत से उतर क्यों नहीं आते। तुम अपनी छत से उतर क्यों नहीं आते। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे गली में खड़े होकर बातें करना। तुम कहते हो कि तुम्हारे पाँवों में मोटी मोटी बेड़ियाँ पड़ी हैं सोने की। तुम्हारे हार में एक हीरा है जो छत पर खड़े होकर ही चमकता है। मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात की निरपेक्षता, और एक दरवाजे से होकर तुम्हारे आंगन में आ खड़ा होता हूँ। मेरा फिर वही प्रश्न होता है, तुम अपनी छत से उतर क्यों नहीं आते। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारी तरफ सिर उठाए हुए बातें करना। गर्दन थक जाती है बातें करते करते। अचानक एक ऋतु अपने पंख फैलाकर आंगन में उतर आती है
और घाव कर जाती है अपनी कठफोड़वी चोंच से मेरे पाँव में। अब मैं तुम्हारे आंगन में गिरा पड़ा हूँ और मेरा मुंह ऊपर को है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम क्या उठते हो? अब तो नहीं उठाना पड़ रहा तुम्हें ऊर्ध्वमुखी गर्दन का दर्द। लो अब कर लो बातें। काश तुम समझ पाते मेरे पाँव की उंगलियों से रिसने वाले खून की भाषा। तुम्हारे हाथों में मोटे मोटे कंगन हैं, हीरे जवाहरातों से लदे। धीरे धीरे वो रुई के धागों की तरह कतकर नीचे उतरते हैं और लटक जाते हैं हार बनकर। मैं नहीं जानता था इससे पहले कि हार गर्दन पर उतरकर फांसी भी बन जाता है या बन सकता है। तुम कहते हो कि तुमने कंगनों को जानबूझकर मुझे ऊपर लाने के लिए हार बनाया है, इसलिए क्योंकि तुम उसमें मेरी गर्दन लपेटकर मुझे छत पर ले आना चाहते हो। क्या तुम नहीं जानते? सच बताना, क्या नहीं जानते तुम कि इसमें मेरा दम घुट भी सकता है? मगर अब मैं अपना दम घुटते हुए नहीं देख सकता। और अब मैं तुम्हें खींच लूँगा तुम्हारी छत से, और मैं तुम्हें खींच लूँगा तुम्हारी छत से नीचे। फिर न कहना कि तुमने अच्छा नहीं किया। देखो, मैं फिर कहता हूँ, तुम अपनी छत से उतर क्यों नहीं आते? मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे गली में खड़े होकर बातें करना।